हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिनाकल के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे संबंधित हैं एसएससी जनरल या एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। ये हमारी बुक है एसएससी जनरल स्टडीज़, इससे रिलेटेड है और ये बुक हमने पब्लिश करी थी आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन करके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के अंदर बने हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों से बन रहा है, जस्ट ए मिनट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बना है। इन विंडोज 10 विच इज़ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। यहाँ पर ना आप लोग जब भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम कुछ ना कुछ शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर पूरा उसको खोल के नहीं। ठीक है, जैसे कि ऑल्ट हमने कंट्रोल एस का यूज़ कर लिया, कंट्रोल वी का, कंट्रोल पी का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहता है विंडो 10 में डेस्कटॉप पे प्रदर्शित करने और हाइड करने के लिए इनमें से हम किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग विंडो लोगो, मतलब आपके पर्टिकुलर मॉनिटर कीबोर्ड के अंदर एक की होती है जिसके ऊपर विंडो का साइन होता है, तो विंडो लोगो की और हम डी मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और जिससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए इस की का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर चैट बॉक्स वगैरह ओपन करना है तो आप इस की का इस्तेमाल करेंगे। वॉइस टाइपिंग कोई चालू करनी है तो आप यहाँ पर इस की का इस्तेमाल करते हैं। परंतु आपसे पूछा गया है कि डेस्कटॉप पे प्रदर्शित करने और हाइड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा विंडो लोगो की और डी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर। गेम बॉक्स ओपन करना है जी का, चैट अगर आपको करनी है तो सी का इसके साथ पर्टिकुलर, और अगर आपको वॉइस टाइपिंग करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विंडो लोगो की और साथ में एच की का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल हम लोग सब जानते हैं क्योंकि आजकल हम लोग किसी को मेल करते हैं या फिर जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मान लीजिएगा जैसे कि एसएससी, सीजीएल, पिनेकल @.com या @gmail.com। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे जो भी आपका पर्टिकुलर आपने जो भी अकाउंट्स बनाए होते हैं गूगल वगैरह पे, तो वो जस्ट आपको कुछ इसी तरीके के दिखाई देते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। देखो, ईमेल सेवा प्रदाता का डोमेन ये सब होता है, जैसे कि जीमेल वगैरह ये सब। प्रतीक सिंबल आप देखते हैं @, ये भी होता है। यूज़र नेम भी होता है, जैसे कि आपका एसएससी, सीजल, पिनाकल या फिर मेरा नाम हो गया दिव्या, या आपका भी कोई नाम है रमेश कुमार या कुछ इस तरीके से आपका नेम होता है। बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर फ़ोटो नहीं होती है और आपसे यही पूछा गया है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फ़ोटो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या यहाँ पर कोई डाउट? सिंपल से क्वेश्चंस है ना। अब देखो, जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको तो आपको याद ही करना होगा और बाकी जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी बेशक हम आपके साथ वहाँ पर साझा करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू एमएस वर्ड 2010। कहता है एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ए टेम्पलेट कैन यूज बी सेलेक्टेड वाइल क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। एक नया दस्तावेज बनाते समय हम एक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड कहता है द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एन।
किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो आपका गलत है, जबकि ये आपका सही है। एमएस वर्ड के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने होते हैं, डिज़ाइंड होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप एज ए प्रेजेंटेशन वगैरह इन सब के अंदर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 यानी कि 2023 के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करना है, और जिससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जितने आते हैं उसके लिए भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स ऑल्सो नोन एज क्रैकर हैक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशंस और स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। हम लोग जानते हैं ना, कई बार हमारी कोई इन्फॉर्मेशंस है वो हैक हो जाती हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई वायरस या कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, या फिर कोई हैक कर लेता है जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशंस जा सकती हैं, मतलब इलीगल है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनऑथराइज यानी कि उनको हम परमिशन नहीं देते हैं, बट फिर भी वो अनऑथराइज जिसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है, अनऑथराइज पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालन को हानि पहुंचाते, ताकि फिर से आपका सिस्टम जो है वो रन नहीं कर पाता है, या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। तो ऐसों को ध्यान रखिएगा, ऐसों को बोला जाता है ब्लैक हैट क्रैकर्स या ब्लैक हैकर्स, या ब्लैक हैट क्रैकर्स बोलोगे तो ज़्यादा सही है। एक्चुअली ना ध्यान रखिएगा, ये अनऑथराइज तरीके से आपके सिस्टम के अंदर पहुंचते हैं और हानि पहुंचाते हैं, आपके पासवर्ड्स वगैरह या फिर आपके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखी है उसको चुरा लेंगे और फिर ब्लैकमेल वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। वाइट हैट हैकर्स भी होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, जिनको पर्टिकुलर जो सिस्टम के अंदर कोई भी कमियां वगैरह हैं, अगर सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, कोई वायरस वगैरह एंटर हो गया है या किसी ने हैक कर लिया है, तो उसकी पहचान करने में आपका ये मदद करते हैं। ठीक है, रेड हैट जो है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये भी पर्टिकुलर एक हैकर्स ही होते हैं, परंतु ये किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इनसे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनी DIN कनेक्टर यूज टू कनेक्ट ए कीबोर्ड एंड माउस टू ए PC कंपैटिबल कंप्यूटर। हमारे कुछ कंप्यूटर जो PC वगैरह पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है तो हम जनरली PC का ही इस्तेमाल करते हैं। देखो लैपटॉप वगैरह जो होते हैं वो छोटे मोटे कामकाज के लिए होते हैं, अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है तो हमें PC ही इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपको बहुत बड़े बड़े गेम्स खेलने हैं, या फिर आपको कोई एडिटिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए जनरली हम लोग PC इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, छोटा मोटा कामकाज है, कोई क्लास वगैरह लेनी करनी है, तो जस्ट लाइक हम लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वो कन्वीनियंस के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बट बहुत लंबा चौड़ा काफ़ी हैवी लोड वर्क वाला काम करना हो तो आपको PC ही चाहिए होता है। ये कहता है कि PC के अंदर आपको क्या करना है, कीबोर्ड और माउस को जोड़ना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो PS2 पोर्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे USB टाइप C, एथरनेट वगैरह ये सब जोड़े जाते हैं ना, उसके अंदर पर्टिकुलर पोर्ट बने होते हैं, तो ऐसे ही कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए उसको बोला जाता है PS/2 पोर्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। आगे देखिएगा, ब्लू रे डिस्क का आपको बताना है डायमीटर कितना होता है। ब्लू रे डिस्क जैसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे घरों में हम लोग CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क ये सिमिलर से दिखते हैं ना आपको, तो उसी का पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 120 मिलीमीटर के आसपास होता है इसका डायमीटर। वो डिस्क याद आ गई ना आपको, बस वही सा है। ठीक है, उसी का ही व्यास आपसे पूछा गया है। आगे देखिएगा, द डैश यूनिट इज द पार्ट ऑफ CPU विच कंट्रोल्स और डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर। आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा है यूनिट है, CPU का वो भाग जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये CPU का ही एक भाग है जो कि प्रोसेसर के काम को नियंत्रित या फिर उसको क्या करेगा, ऑपरेट करने का काम करता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये मैथ्स से रिलेटेड जो होगा वो आपके कामकाज करेगा।
A dash is an electronic device that receive a weak signal and regenerate it. इनमें से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करेगा और इसे फिर से वापस से पुनः प्रेषित करता है, रीजनरेट करता है? ऑप्शंस हैं हब, राउटर, रिपीटर या फिर स्विच। जनरली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमारे पास सेंडर रिसीवर्स भी होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपके सिग्नल्स को सेंड करेंगे और रिसीवर उसको प्राप्त करता है और फिर से रीजनरेट करके आपको भेजता है। ठीक है, तो ऐसों को ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, रिपीटर कहा जाता है। रिपीटर क्या काम करेगा, ये आपके जो भी संकेत मिलता है इसकी फ्रिक्वेंसी अगर कई बार कम होगी, जो संकेत प्राप्त होगा उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा, फिर से रीजनरेट करेगा और भेजने का काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर हो जाएगा। राउटर्स वगैरह हम लोग लगाते हैं ना, इंटरनेट बहुत अच्छे से चले तो उसके लिए हम लोग राउटर्स लगाते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस आती है, अगर घर में लगा होगा जैसे फाइबर वगैरह या वाईफाई तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड 365। आपसे पूछा गया है इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, इनका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, अगर आपको किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर अगर आपको प्रिंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, शॉर्टकट कीज हैं, अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको इनको याद करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, व्हाट इज यूज फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कांट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर। प्रोग्राम निर्देश को संचालित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरीज, यानी कि आपका रोम। ठीक है, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, ऑलरेडी फिट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, रीड कर पाओगे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है रोम, जिसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ए। आपका रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरीज। आप इसमें थोड़ा इसको मतलब पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी कर सकते हैं, बट रोम को नहीं कर पाएंगे, तो एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए फाइल इन MS वर्ड 365। इनमें से किस शॉर्टकट की कुंजी या की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल S का इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर किसके अंदर, आपका MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ ए सेल अंडरलाइन इन, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऑफ ए सेल अंडरलाइन इन MS Excel 365। MS Excel 365 में सेल कंटेंट को रेखांकित करने के लिए, मतलब आप एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पर्टिकुलर किसी को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम कंट्रोल+4 का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को, आप एक्सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको किसी को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप कंट्रोल+4 का इस्तेमाल इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऑल सेट, चलो नेक्स्ट देखिएगा, इन ए स्टार नेटवर्क हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग एंड नोड्स टू द होस्ट नोड। हमारे पास ना बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, टोपोलॉजी वगैरह ये सब बहुत सारे नेटवर्क्स आते हैं, पर्टिकुलर हमें किसी सिस्टम को जोड़ना है आपस में, तो हम कुछ नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्टार नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ट्री जो नेटवर्क होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कोई स्टार नेटवर्क है, इसमें n नोड को होस्ट नोड के साथ जोड़ने के लिए कितनी लाइंस की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा n
-1। जितने भी नोड हैं उनमें से -1 कर दीजिए, यानी कि उतनी लाइंस की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। n क्या है? नोड की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट इन MS वर्ड 365। MS वर्ड 365 में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए इनमें से हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास ये कोई कर्सर है, इसको मुझे बाईं ओर लेकर जाना है शब्द के, ठीक है। किसी शब्द के बाईं ओर लेकर जाने में हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होगा, कर्सर आपका शब्द के बाईं ओर चला जाएगा। डन। एक तो आप एक एक एरो करके यूं लेकर जाओगे आगे की तरफ, ठीक है, वैसे नहीं, जस्ट आपको पूरे वर्ड के आगे की तरफ लेकर जाना है। तो कैसे होगा? कंट्रोल के साथ जब आप लेफ्ट एरो की दबाओगे तो उसके साथ आपका जो कर्सर है वो शब्द के बाईं ओर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं कुछ कामकाज के दौरान। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिएगा, एप्लीकेशंस जैसे हम लोग फ़ोन में भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके शॉपिंग वाले, मिंत्रा है, अमेजॉन्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐप्स हैं, ऐप्स यानी एप्लीकेशंस, ठीक है। बट इसमें बोला गया है कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? जैसे कि पर्टिकुलर हमारा फ़ोन, हमारे फ़ोन के अंदर हम बोलते हैं ना, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये एंड्रॉयड का फ़ोन है या फिर आपके आईफोन वगैरह है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर उस फ़ोन या उस कंप्यूटर के अंदर जो भी हार्डवेयर और जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स किए जाते हैं उनके बीच में एक साझेदारी के रूप में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम है। आप इसको कोई एप्लीकेशंस नहीं बोलोगे, ये जस्ट एक सिस्टम है। आपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर जो भी ऐप्स या कुछ भी आपने घुसाया उसके अंदर, तो उस पूरे सिस्टम को मैनेज करके आप चला पाते हैं ना, फिर अपना आप पीसी चला पा रहे हैं, लैपटॉप या फ़ोन चला पा रहे हैं, वो किसकी बदौलत? वो फिर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। ये उस सब के बीच में पार्टनरशिप कर लेगा, साझेदारी कर लेगा, हाँ अब चलाओ जैसे मर्जी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक सिस्टम एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन, लैपटॉप या पीसी ये सब चीज़ें चला पाते हैं। बाकी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ग्राफिक वाला है, स्प्रेडशीट जिसके अंदर एक्सेल वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऐसे बोल सकते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सैम वॉन्ट्स टू शेयर हिज प्रेजेंटेशन विद लार्जर ऑडियंस वाया ईमेल्स। विच फीचर्स टू MS PowerPoint 365 कैन ही यूज़ फॉर इट? कोई लड़का है सैम, जिसे अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों के साथ साझा करनी है, शेयर करनी है। इसके लिए वो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 365 में कौन सा एक ऐसा फीचर है, विशेषता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सभी को यहाँ पर अपना जो ईमेल है वो शेयर कर सकता है? सेव एज, प्रिंट, शेयर या फिर इन्फो। अब आप देख रहे हो क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब ये आपका 2023 में पूछा गया है प्रश्न, यानी कि अगर आपको किसी को भेजना है तो आप शेयर का इस्तेमाल करोगे ना। बाकी सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, कोई तुक ही नहीं है। आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी जाके जब आप इन सारे ऑप्शंस को रीड करोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए, Natural Language Processing NLP is a branch of artificial intelligence that helps computers dash human language. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर को मानव भाषा में क्या करने में मदद करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर
को मानव भाषा में समझने, उसकी व्याख्या करने और हेर फेर करने, इन सभी में काम करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी एनएलपी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है जो कंप्यूटर को मानव भाषा, आप जो भी लैंग्वेज वगैरह लिखते करते हैं उसको समझने में ये हेल्प करती है कंप्यूटर की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यानी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, मनोरंजन सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर यानी शिक्षा सॉफ्टवेयर, थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ है पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर यानी कोई निजी सहायक सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखिएगा यहाँ पे अगर चलते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डाला है ऑब्वियसली, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐप वगैरह डाल रखी है, कोई आपने कोई पर्सनल अपने हेल्प के लिए कोई डाला हुआ है, परंतु जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है ये आपके उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही एस्टैब्लिश किया जाएगा ताकि जो भी भाषा वगैरह है उसको समझने करने में हेल्प करे। तो ये पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, शीतल वॉन्ट्स टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हर बिजनेस, विच अमंग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर शुड शी यूज फॉर द सेम। शीतल अपने कोई बिजनेस के लिए क्या करना चाहती है, कोई शीट बनाना चाहती है, कोई फाइनेंशियली एक स्टेटमेंट बनाना चाहती है, उसके लिए इसे इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब देखो पर्टिकुलर वो कोई बिजनेस कोई कंपनी चला रही है, उसको फाइनेंशियली स्टेटमेंट बनाना है, कहाँ पर कितना खर्च हुआ, कहाँ से कितना रेवेन्यू हुआ, वो सब चीज़ें, कौन से मंथ में कितना कितना क्या कुछ किया है, तो उसके लिए उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो प्रेजेंटेशन करना है, ये तो हमें कोई पीपीटीज वगैरह बनाना, किसी को प्रेजेंट करना, उसके अंदर थोड़े ना होगा। ठीक है, कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बिल्कुल नहीं, मल्टीमीडिया या फिर आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, जस्ट लाइक एक्सेल। हम लोग ये वाले काम, कोई भी शीट बनानी है या फिर किसने कितना काम किया है, ये सब चीज़ें हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, एक्सेल पे बनाते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चाहिएगा, जस्ट लाइक एक्सेल वगैरह, वो अपना सारा काम यहाँ पर कर सकती है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, IBM 360 वॉज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360 इनमें से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फिर फोर्थ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा थर्ड जनरेशन के अंदर इसको हमने एस्टैब्लिश या डेवलप किया है। फर्स्ट पीढ़ी में देखिएगा वैक्यूम ट्यूब पे आधारित कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। सेकेंड पीढ़ी में आते आते हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया। थर्ड पीढ़ी में जब हम लोग आए तो हमने क्या किया, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आईसी चिप्स वगैरह उसका इस्तेमाल किया। एंड फोर्थ पीढ़ी में हमने जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह इन सब के ऊपर काम किया। और पांचवी पीढ़ी जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो IBM 360 वगैरह है ये सब ध्यान रखिएगा थर्ड जनरेशन से संबंधित है। और इसके अलावा आपके कौन कौन से कंप्यूटर किस समय पे हमने डेवलप किया था वो आपका सारा आपकी बुक में आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड ए न्यू ब्लैंक स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ऑफ MS PowerPoint 365। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS PowerPoint 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक खाली स्लाइड को ऐड करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल N, कंट्रोल ऑल्ट और M, कंट्रोल प्लस M या कंट्रोल ऑल्ट N। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई नई स्लाइड चाहिए तो नई स्लाइड के लिए आप लोग कंट्रोल M का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए, नई कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, तब आप कंट्रोल N का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर स्लाइड चाहिए तो आप कंट्रोल M का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड डेटा इन MS वर्ड 365। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल सी का इस्तेमाल, कंट्रोल प्लस सी, सी से यानी कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कैन द डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली। आपसे कहा गया है डेटा प्रेषण या डेटा ट्रांसमिशन की इनमें से कौन सी प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है? आप लोग जानते हैं ना, हम लोग कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे कि टेलीफोन। टेलीफोन में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ सामने वाले को सुनाई देती है और सामने वाले की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो इसमें क्या होता है, तो यही तो पूछा गया है ना, ऐसा कौन सा मेथड या ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन या दोनों दिशाओं में डेटा का ट्रांसमिशन होता है? तो वो कौन सा है? फुल डुप्लेक्स है, जिसके अंदर दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जिसको आप लोग टेलीफोन भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ हाफ डुप्लेक्स, यानी कि दोनों दिश, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो ऐसे होगा, पहले एक का होगा, एक का सुनने के बाद फिर दूसरे का होगा। तो यहाँ पे एक साथ नहीं होगा, होगा बट एक साथ नहीं होगा, जैसे कि वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो है ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? ये आपका रहेगा हाफ डुप्लेक्स का हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर रिसीव और ट्रांसमिट का ही काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आवाज़ वगैरह से सुनाई नहीं देती है, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, या फिर मॉनिटर वगैरह, जो आपके कन्वेंशनल मॉनिटर्स आते थे पहले जहाँ पे आवाज़ वगैरह नहीं आती थी, पारंपरिक मॉनिटर, ठीक है, या कीबोर्ड जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं बट रिसीव नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल इन MS Excel 365। MS Excel 365 में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको एक ही सेल के अंदर एक नई लाइन शुरू करनी हो। क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन एक कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो संपूर्ण रूप से कैसा है? कनेक्टेड है। हाउ मेनी लाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग 6 नोड? एक पूर्ण रूप से संयोजित नेटवर्क में 6 नोड को जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? 12, 15, 30 या 24? आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला है n गुना n-1/2। n क्या है? n यहाँ पर नोड की संख्या है, नोड की संख्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपको कितने नोड जोड़ने हैं? 6 नोड जोड़ने हैं, तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करना है। कितना आ जाएगा? 6 गुना 6-1/2 कितना आएगा? यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 6 का माइनस करोगे 5, 30/2 बराबर कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे कितनी कनेक्टिंग लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे 15 कनेक्टिंग लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत, कहीं पे कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई? बहुत इजी से कुछ क्वेश्चन से और कुछ शॉर्टकट कीज वाले हैं, वो तो देखो बच्चा लोग आपको याद ही करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे रिवीजन करते रहोगे, टॉपिक्स को पढ़ते रहोगे, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई
होगी। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, और बाकी का करते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।